अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी। क्या होने वाला है आइंदा शाम और मिडिल ईस्ट में, और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि सीरिया यानी शाम दोबारा एक बैटल ग्राउंड बनने के लिए जा रहा है। दोबारा बशार अल असद की रजीम और उसके जो लॉयलिस्ट हैं उन्होंने बगावत शुरू कर दी है। और बताया जा रहा है कि इस वक्त रूस और यूक्रेन के माबैन जंग में शिद्दत आ गई है, मगर अब नया बैटल ग्राउंड इस जंग के लिए कौन सा होगा उस हवाले से भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ वीडियो के आखिर तक रहिएगा। और शाम में कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्या शाम में बशार अल असद रजीम की तर्ज के ऊपर दोबारा बादशाहत या डिक्टेटोरियल रूल कायम होने जा रहा है, इस हवाले से भी हम आपको तफसीलात बताएंगे। थोड़ी देर हमारे साथ रहिएगा। मगर सबसे अहम डेवलपमेंट इस वक्त ये है वो अमेरिका के हवाले से है। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आजकल एक बहुत मुश्किल का शिकार है। और मुश्किल क्या है? एक सस्पेक्टेड किस्म के ड्रोन्स अटैक या ड्रोन्स की जो लेज़र लाइट्स के ज़रिए अटैक्स हो रहे हैं उसके काफ़ी वाक़यात सामने आ रहे हैं। न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, मुख्तलिफ जो स्टेट्स हैं यूएसए की, वहाँ पर सस्पेक्टेड ड्रोन्स ने फ़्लाइट्स की है और उसने एक अलार्म जो बेल है वो बजाना शुरू कर दी है अमेरिका के लिए। और उनकी जो फेडरल एविएशन एजेंसी है, उनकी होमलैंड सिक्योरिटी है, उनका स्टेट डिपार्टमेंट है या पेंटागन है, वहाँ पर काफ़ी इस वक्त चिमगोयाँ हो रही हैं, काफ़ी डिस्कशन हो रही हैं कि कौन लोग हैं जो अमेरिका के ऊपर हमला आवर हैं। ताहम अपकमिंग जो प्रेसिडेंट हैं ट्रंप, 25 जनवरी को वो ओहदा संभालेंगे, उनसे भी गुफ्तगू की गई है। पेंटागन के तर्जुमान उनसे भी, उसके अलावा होमलैंड सिक्योरिटी और फेडरल एविएशन एजेंसी है सबसे। तो ये बात सामने आई है कि अब तक इस एक माह के दौरान 5000 से ज़्यादा सस्पेक्टेड ड्रोन्स के जो फ़्लाइट्स हैं और लेज़र अटैक्स की जो वाक़यात हैं वो सामने आ चुके हैं। और बताया जा रहा है कि जो 5000 के जो फ़्लाइट्स हैं, जो लेज़र पॉइंट की गई हैं, रेज़ लगाई गई हैं, उसके ज़रिए इस वक्त 100 वाक़यात की तो कंफर्मेशन कर ली है होमलैंड सिक्योरिटी ने और फेडरल एविएशन एजेंसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। और उसमें यह बताया कि बाकी की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, पेंटागन और तमाम जितने भी जो एजेंसीज़ हैं वो कर रही हैं कि ये क्या है। मगर इस बात का एक रद्द कर दिया गया है कि किसी फ़ॉरेन एजेंसी, फ़ॉरेन पावर, किसी गैर मुल्की मुल्क का हाथ है, इंटरफेरेंस है। लिहाजा क्या कर रहे हैं ये सस्पेक्टेड ड्रोन्स? तकरीबन 5000 वाक़यात ऐसे हुए हैं कि जो लेज़र के ज़रिए उन्होंने या तो कुछ तस्वीर खींचने की कोशिश की है या जो फ़्लाइट्स हैं उनके ऊपर लेज़र गन्स के ज़रिए अटैक किए गए हैं, जिसकी वजह से पायलट्स जो हैं वो अंधे हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं। और कुछ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जो हैं न्यू जर्सी में और न्यूयॉर्क में और दीगर स्टेट्स में, वहाँ पर भी उन्होंने लेज़र गन के ज़रिए कुछ तस्वीर ली हैं और पॉइंट किया गया है, और जिससे काफ़ी एक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा पेंटागन के स्टेटमेंट के मुताबिक न्यू जर्सी में और दीगर स्टेट्स में ड्रोन्स उड़ाने के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है और कुछ सर्वेलेंस भी शुरू कर दी गई है। और इसके अलावा जो कुछ एक सिस्टम, 2 सिस्टम्स एक नए मुतारफ़ करवाए गए हैं जो कि इस किस्म के जो ड्रोन्स होंगे उसे मार गिराया जाएगा, पकड़ा जाएगा। लिहाजा एरियल सर्वेलेंस शुरू कर दी गई है। और सदर ट्रंप ने भी अब इस चीज़ का इंदिया दे दिया है कि ये पेंटागन इसकी कर रहा है तहकीकात। ताहम वो जब सदारत में आएंगे तो इस चीज़ का जायज़ा लेंगे। अब हम आते हैं शाम की तरफ। दोबारा अमेरिका की जो दोबारा अमेरिका और रूस, और देखा जाए तो यूक्रेन और रूस, ये सब के लिए अब बैटल ग्राउंड बन गया है सीरिया। आप सबको पता है कि बशार अल असद रजीम की बैकिंग पे रूस था। रूस की सीरिया में एक नेवल बेस और एक एयर बेस है। इसके अलावा ईरान भी साथ था, जिसकी वजह से बशार अल असद की रजीम कई दहाइयों तक चलती रही। 2011 के सिविल वार से लेकर 2024 तक वो रहे। और लिहाजा रूस जब यूक्रेन में इंगेज हुआ तो उसकी वजह से बशार अल असद रजीम गिर गई और वो रूस भाग गए और सियासी पनाह ले ली। लिहाजा इस वक्त दोबारा अब पॉलिटिक्स जो है मिडल ईस्ट की और रशिया की और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, उसने दोबारा ज़ोर पकड़ा है। और इस वक्त रूस और
यूक्रेन दोनों आमने सामने आ गए हैं, और वो भी कहाँ पर, सीरिया में। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो सीरिया पहुँचे हैं और HTS के जो सरबराह हैं अहमद अशरा उससे मुलाकात की है और वाज़े अल्फाज में एक दरख्वास्त की है कि सीरिया से रूस को निकाल दिया जाए, जिसके बाद 500 टन गंदम और दीगर इमदाद भी दे दी गई है। ज़ेलेंस्की की अहमद अशरा से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी की गई है और उनके ऊपर ज़ोर दिया गया है कि रूस को निकाल दिया जाए। ताहम अहमद अशरा ने अल अरबिया टेलीविज़न से इंटरव्यू में कहा है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। रूस स्ट्रेटेजिक पार्टनर है सीरिया का, हम रूस के साथ नेगोशिएशंस कर रहे हैं और रूस को हम निकलने के लिए नहीं कहेंगे, ताहम रूस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आगे बढ़ाएंगे। ताहम इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जंग में शिद्दत आ सकती है और इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि आइंदा कुछ रोज़ में रशियन फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लारोफ भी सीरिया का दौरा करेंगे और वहाँ पर जो उनके नेवल और एयर बेसेस हैं उसके वहाँ पर कायम रहने या न रहने के हवाले से गुफ्तशुनीद करेंगे और सीरिया को इस बारे में इंगेज करने के हवाले से भी बातचीत करेंगे। अहमद अशरा ने एक दूसरी बहुत अनाउंसमेंट ये भी कर दी है कि अब सीरिया में आम इंतखाबात बहुत जल्दी नहीं होंगे और इसकी वजह से काफ़ी लोगों के कान खड़े हो गए हैं। क्या बशार अल असद की तरह अहमद अशरा का भी इक़्तिदार तूल तो नहीं पकड़ जाएगा? अहमद अशरा ने टीवी इंटरव्यू में ये भी कहा है कि आइंदा 4 साल तक सीरिया में इंतखाबात का कोई इम्कान नहीं है। 3 साल सीरिया का कानून और आइन बनने में टाइम लगेगा और 1 साल उसके ऊपर जो पब्लिक के ऊपर एतराज़ात होंगे उसको दूर करने के हवाले से। तो लिहाजा ये अब बात क्लियर हो गई है कि ये इक़्तिदार भी तूल पकड़ जाएगा और अहमद अशरा ने इस चीज़ का भी ऐलान कर दिया है कि जितने भी वहाँ पर बागी लीडर हैं, बागी ग्रुप्स हैं, जिसमें SDF है, सीरियन डेमोक्रेटिक और कुर्दिश जो पार्टी थी, बागी ग्रुप था, उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई का हुक्म दिया, मगर सबसे पहले इनको इंगेज किया जाएगा क्योंकि वहाँ पर अमेरिका और टर्की के बैकिंग के साथ SDF जो थी वो बशार अल असद रजीम के ख़िलाफ़ लड़ रही थी और पहले उनके साथ नेगोशिएट किया जाएगा। अगर वो कौमी इदारे में शामिल नहीं होते तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। नवीद सिद्दीकी को इजाज़त दें। अस्सलाम।